master क्यों? Why does somebody, the biggest question is, why does somebody need a master? देखो, ऐसा तो नहीं है कि इट इज एसेंशियल नीड, नो एसेंशियल नीड, लेकिन एक ह्यूमन माइंड के जो नेचुरल इवोल्यूशन में है, इट हैपन्स समटाइम्स, यू नीड समबडी टू गाइड। कभी कभी किसी को नहीं जरूरत होती है। तो दुनिया में हर किस्म का व्यक्ति है मेरे ख्याल से, तो इसको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाना चाहिए। जैसे कुछ मास्टर्स एक थॉट स्कूल ले ले, नहीं होना चाहिए, तो कोई कहेगा होना चाहिए। तो मतलब टेक इट इजी। हमें घर परिवार में रिश्ते चाहिए होते हैं, संबंध भी चाहिए होते हैं, क्योंकि इंसान एक ऐसा ह्यूमन बीइंग है जो उसका प्रेजेंस है वो जुड़ के चलता है। अभी हुआ क्या है कि जो गुरु है, मास्टर है, वो एक अदर प्लैनेटरी एंटिटी बन गया है। दैट इज द प्रॉब्लम। Exactly, वही क्वेश्चन आता है। जैसे don't you think, putting back to the same question, putting it in a different way, don't you think कि हमारे माइंड को कोई ना कोई रूल करे हमारी हैबिट में? We all the people throughout the world, we somewhere deep down हम लोग एक फॉलोअर वाली स्टेटस पे हमेशा रहते हैं। Yes, in a way, sometimes I think there is a personality type, follower type, and it will remain. It is not bad actually. We can cultivate it, but there is a type which includes follower, and there is a guide type. Or you can say that person can be called a master, a guru, but these are two personality types. They will remain. There have been masters earlier जिन्होंने पूरी तरह इस मास्टर वाले जोन को ही डिस्कार्ड करा। और उनका मैंने कहीं पढ़ा भी था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली क्या वर्ड्स थे, लेकिन उनका मीनिंग यही था कि नोबडी नीड्स अ मास्टर। किसी को किसी लीडर की जरूरत ही नहीं है। एक लीडर कभी सेंसिटिव इंसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो किसी को लीड करवा रहा है, किसी को अपने हिसाब से चलवा रहा है। और नो मैटर, इतने सारे गुरु हैं हमारे दुनिया में, सो मेनी गुरु। आज के टाइम पर भी कुछ बहुत फेमस है, कुछ नहीं फेमस है, तो सो मेनी गुरु, बट स्टिल माइंड हमेशा उनको फॉलो करने के लिए एक पीछे भागता ही लगता है कि नहीं, ये जो कर रहे हैं सही। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लगता भी है, स्लोली एंड स्टेडली पता लगता है कि अरे ये कैसे, एकदम शॉकिंग चीज आ जाती है। देखिए, थिन बॉर्डर लाइन है। गुरु या मास्टर को फॉलो करना, ये चीज हाईलाइट ज्यादा होती है सोसाइटी में, लेकिन हम देखें हमारा माइंड तो ऐसे ही भाग रहा है। वो किसी फिल्म स्टार के पीछे भाग रहा है, किसी फैशन स्टेटमेंट के पीछे भाग रहा है। ये क्यों कॉपी कर रहे हैं? हम एक खास तरह के बाल क्यों रख रहे हैं? हम खास तरह के कपड़े क्यों पहन रहे हैं? हम टैटू क्यों बनवा रहे हैं? हम बाल क्यों कलर कर रहे हैं? क्योंकि कोई कर रहा है, कोई स्टार है, कोई फुटबॉल प्लेयर है, कोई क्रिकेट प्लेयर है, पॉपुलर है, रिच है, उसने कुछ स्टाइल अडॉप्ट करी, हमने करी, तो वो भी एक ट्रेंड हो गया। और हिडन वे में वो भी गुरु हो गया, क्योंकि वो आपके माइंड को इम्पैक्ट कर रहा है। लेकिन जब बात स्पिरिचुअल सिनेरियो में आती है, तो ये बड़ा लोगों के लिए बड़ा ये बिग इशू हो जाता है। मेरे लिए बिग इशू नहीं है, क्योंकि इंसान का माइंड जिस चीज को समझता है, प्रभावित होता है किसी चीज से, उसके पीछे जाना चाहता है। और हमेशा ये बुरा भी नहीं है। अगर देखा जाए तो क्या फैशन में सब अच्छा है, हम सोसाइटी में जो फॉलो करते हैं सब अच्छा है, तो रिलीजियस स्पिरिचुअल वे में लोग फॉलो करते हैं, सब बुरा थोड़ा ही है, अच्छा भी है। और फिर जिसको कहा जाए कि एक सेंसिटिव इंसान कभी गाइड नहीं करेगा, ही विल नेवर प्ले अ रोल ऑफ मास्टर, अ गुरु, ये बात भी इंटायरली गलत है। एक सेंसिटिव इंसान करेगा, क्योंकि कई बार आउट ऑफ लव, आउट ऑफ कंपैशन भी हमको बहुत सारी बातें कहनी होती हैं। ऐसा थोड़ा मैनिपुलेट करने के लिए बातें हमेशा कर रहे हैं। Okay, coming back to the thing which you said कि फैशन है, हम फैशन फॉलो करते हैं, रिलीजन्स हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो ये तो उस तरीके से हो गया जिसको हम सूट कर रहा है, हमको जो पसंद आ रहा है हमने उसको फॉलो कर लिया। अब उसको फॉलो करते करते धक्का एक इंसान को तब लगता है, फॉर एग्जाम्पल कोई किसी को फॉलो कर रहा है और उसके बारे में जब कुछ समय के साथ कुछ पता लगता है कि ये इसने ऐसा कर दिया, यू नो, पीपल हैव बीन इन लाइमलाइट, ऐसा हो गया, वो बड़ा शॉकिंग है। मैं एक भक्त और एक डिसाइपल के पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ, उसको कितना धक्का लगता होगा।
10 साल 20 साल पूरी जिंदगी भर उसने किसी की पूजा करी और उसके बाद पता लगी करी ये तो वो है ही नहीं जो मैं इमेजिन कर रहा था। तो यहाँ पर देखो ये चीज है ना, जो मुझे लगता है कि ये अवेकनिंग लोगों में आनी चाहिए कि पहली बात है कि आप किसी को फॉलो क्यों कर रहे हैं या किसी से इम्प्रेस क्यों हैं, और किसी भी इंसान की इतनी अदर वर्ल्डली इमेज नहीं बनानी चाहिए। स्पिरिचुअल सिनेरियो में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि गुरु हुआ और कोई किसी गुरु से प्रभावित हुआ तो वो गुरु को भगवान और दुनिया का सबसे महान इंसान ही बना लेता है। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो हर इंसान भगवान है, हर इंसान महान है। फिर हम किस चीज के कारण उसके पीछे जा रहे थे? मोटी मोटी तो देखिए बात यही है कि वो ग्रीड और फियर है। इट इज ऑलवेज ग्रीड एंड फियर। सो फॉलोअर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। अगेन मैं फिल्म स्टार की बात करूं, कोई है उससे भी लोग क्रेजी हैं, दीवाने हैं, दे आर काइंड ऑफ भक्त। अब तो पॉलिटिक्स में भी भक्त वर्ड आ गया है, तो जो पॉलिटिकल फॉलोअर्स हैं दे आर कॉल्ड भक्त। तो एनीवे, जब उस फॉलोअर को पता चलता है कि हमारा जो सुपरस्टार था जिसको हम फॉलो कर रहे थे, इसकी हमने पोस्टर अपने घर में लगा रखे थे, वो उतना अच्छा इंसान नहीं निकला, कन्विक्ट हो गया, सजा हो गई उसको, थोड़ा सा धक्का लगता है, लेकिन बिल्कुल फिनिश नहीं होते लोग, क्योंकि वो मानते हैं इंसान है, गलती हो सकती है इंसान से। गुरु के सिनेरियो में उसको इंसान नहीं मानते, तो वो ये भी मानते हैं इससे गलती नहीं हो सकती। एक तो वो भक्तों का नजरिया, डिवोटीज का, और दूसरा वो व्यक्ति भी ये चीज डिस्प्ले करता है, रॉन्ग डिस्प्ले, कि मैं गलत नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि जब तक कोई बॉडी माइंड में है तो ह्यूमन एरर इज ऑलवेज पॉसिबल। तो एक ह्यूमन एरर की गुंजाइश रखनी चाहिए, तो कभी इतना बड़ा धक्का नहीं आएगा। एक सर्जन भी सर्जरी करने जाता है, कितना भी टॉप का सर्जन हो, कोई सर्जरी फ्लॉप नहीं हो, लेकिन तुम देखो सर्जरी देखे, तुमने भी फेस करी गए, देखा है अपने घर में उसको, उस सर्जन हमेशा ब्रीफिंग के पहले बताएगा कि 99% आई एम श्योर, 1% एनीथिंग कैन हैपन। एक चांस वो बचा लेता है, ये कभी नहीं कहेगा 100% आई विल डू इट, क्योंकि चीजें दाएं बाएं हो सकती हैं। तो लोगों को मुझे लगता है सोचना ये चाहिए कि इमेजेस का ये सब गेम है, इमेजेस का प्ले है, और अगर ग्रीड और फियर को हटाया जाए तो उसको अगर हम हटा दें ग्रीड और फियर को, तो जो आइडियल्स हैं, जो बातें हैं, आप उनको मानिए, उनको जीने की कोशिश करिए। इंसान के पीछे इतना क्यों जाइए कि फिर आप बिल्कुल उसकी इमेज को इतना बड़ा कर लें कि बहुत धक्का लगे। तो वो तो यू मीन टू से जितने भी मास्टर्स, जितने भी गुरु, दे आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, दे आर जस्ट अनदर पीपल, सो दैट्स इट। नाउ अब इसी सिनेरियो में जब हम आते हैं यहाँ पर, तो एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग, ये गॉड्स, हम लोगों ने एक तरीके से उसको हम अगर फैक्टफुली देखें तो वी हैव नेवर सीन, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव नेवर सीन, हमने उनके बारे में पढ़ा है, उस हिसाब से उनकी इमेजेस बनाए। तो हम एक एब्स्ट्रैक्ट को की पूजा करके हम तो संतुष्ट हैं, वी आर लिविंग ए हैप्पी लाइफ। हम सुबह जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मंदिर में घंटी बजा रहे हैं, वी आर हैप्पी। व्हाई डू वी नीड टू, बट स्टिल वहां पर एक चीज मिसिंग होती है, दैट इज वेयर पीपल गो टू गुरुज, दैट इज वेयर आई फील कि वहां पर किसी मास्टर की एक प्रेजेंस लगती है कि यहाँ पर होना चाहिए। सो डोंट यू थिंक वहां जाकर ही कुछ तो डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है, अलाइवनेस का, प्रेजेंस का डिफरेंस है, लेकिन जो लोग उसके कंडीशनड हैं किसी स्टैच्यू की वर्शिप के, तो वो बहुत जल्दी ही उस जिंदा आदमी को भी उस मूर्ति में ही कन्वर्ट कर देते हैं। अब वो जिंदा नहीं रहा, क्योंकि वो उनकी इमेजेस से गढ़ा गया इंसान है। मूर्ति लगी मंदिर में, हम गए, हमको क्या पता क्या है ये। तो वो तो इजी वे है ना, वो तो सबसे आसान है कि हमें कहीं जाना ही नहीं, हमने तो किसी को भी पत्थर में भगवान देख लिया, हमने उसकी पूजा कर ली, हम उसकी पूजा करें। लेकिन इसमें गुरु की बात क्या है? तुम देखो, घर परिवार में नहीं हो रहा, तुम्हारी वाइफ तुम्हारी इमेज के साथ ही तो जुड़ी है, उसको क्या पता तुम क्या हो? तुम्हारे अंदर जो चलता है, जब तक तुम उसको ना बताओ, उसको तो ये पता भी नहीं चलता कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। उसकी एक इमेज है, और तुम भी जो रिलेट करो वो भी इमेज है।
तो दिस इज ओनली गेम ऑफ इमेजेस. लोग इमेजेस से ऑब्सेस्ड हैं और स्पिरिचुअलिटी है इमेजेस से बाहर होना. ये कोई बताता नहीं. जो गुरु या जिनकी बात तुम करो, जिनका डाउनफॉल होता है, जिनकी इमेजेस गिरती हैं समाज में आए दिन आजकल भी दिखता है, वो इसीलिए क्योंकि वो भी इमेज का प्ले स्टार्ट करते हैं. दे स्टार्ट टू क्राफ्ट देयर इमेज. So are they gurus or are they just another actors? They are actors. They are professional people, businessmen. They are selling something. Somebody is purchasing, they are selling. और बहुत डीप डाउन जब ग्रीड और फियर होगा तो क्या सेल करेंगे? Greed or fear ही sell करेंगे. नहीं, तब वो सेल करेंगे होप. Everybody is selling hope. Every religion is selling hope. बस एक दिन आएगा जब सब बदल जाएगा. एक दिन आएगा जब मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा. एक दिन आएगा जब पूरा सिनेरियो बदलेगा. अब इंसान इतना दुखी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है, डेली लिविंग इतनी मुश्किल है, तो उसको तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो भाई कोई आदमी है. तो जिसको डिवोटी कहते हैं, डिवोटी सिंसियरली किस रास्ते पे चलता है? वो तो भक्ति करने लगता है. मंदिर में जाके भी हाथ जोड़ के कहता है कि भाई कृपा करना. यहाँ भी वही कहता है कृपा करना. फिर कोई कृपा का सीधा कारोबार करेगा. जब आप इनडायरेक्टली मांगेंगे तो कोई का डायरेक्टली ही सेल करते हैं इस चीज को. फिर इनडायरेक्ट क्यों करना है? और ये एब्स्ट्रैक्ट है, नोबडी नोज ये आती है कि नहीं आती है, क्या होता है, मिस्ट्री है. ये करेज होना चाहिए स्पिरिचुअल पर्सन में कि यस देयर इज मिस्ट्री, मेनी थिंग्स मे हैपन, but I am not doing anything. I am not doer. And even you are not doer, nobody is doer. Things are happening. So you mean to say मतलब किसी की एग्जिस्टेंस का कोई ऐसे तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा. If I say I am not doing anything, मैं कहीं नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा. It is just a happening. That's what you mean to say. तो अगर तो मेरी एग्जिस्टेंस का क्या, मैं अपना माइंड नहीं यूज कर रहा कभी? नहीं, यू आर यूजिंग योर माइंड ऑल द टाइम. लेकिन माइंड क्या है, वो लिमिटेड वे में काम कर रहा है. तो माइंड है हमारा और हम माइंड का पूरा यूज करने के लिए फ्री भी हैं और करना भी चाहिए. लेकिन क्या है कि डीप डाउन अगर ये अंडरस्टैंडिंग, ये नोइंग आती है कि ये माइंड भी एक हैपनिंग है, काइंड ऑफ हैपनिंग है, तो व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं है और उसके अंदर कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है. उसको कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ना ईगो बनाने की ज़रूरत है, ना गिल्ट लेने की ज़रूरत है. और माइंड का जहाँ तक सवाल है तो ये माई माइंड एंड योर माइंड डज नॉट एग्जिस्ट. ये कलेक्टिव माइंड है. तो उस कलेक्टिविटी से रिपल्स उठ रही हैं, वो रिपल्स अपना काम कर रही हैं. एक चीज़ ये. फिर नंबर 2 कि किसी की प्रेजेंस का क्या कोई मतलब है कि नहीं है, तो इसका आंसर बिल्कुल क्लियर है. बिल्कुल मतलब है. क्यों नहीं मतलब है? एक पत्ता, एक स्टोन, एक इंसान, हर चीज की अपनी एक अलग एनर्जी फील्ड है, उसकी एक अलग वाइब्रेशन है, उसका मतलब है. लेकिन वो एनर्जी फील्ड जो उसकी यूनिकनेस की तरह से डिस्प्ले हो रही है, वो उस कलेक्टिव का ही पार्ट है. वो बिल्कुल अलग थलग नहीं है. तो इन ए वे अगर वो कहे कि ये मेरा ही है तो उसका नहीं है. अब अगर मान लीजिए हम फुल मून देखते हैं, फुल मून से फैसिनेट होते हैं, लेकिन ये तो अब हम साइंटिफिकली जानने की रोशनी तो कहीं और से आ रही है, तो हम ये भी डिस्कार्ड नहीं कर सकते कि मून का कोई मतलब ही नहीं, रोशनी कहीं और से आ रही. मतलब है उसका, उसकी भी ब्यूटी है, हम उसका ही पूरा एंजॉय उठाते हैं, उसका आनंद लेते हैं. तो फुल मून पे उसको देखते हुए कभी कोई सूरज को याद नहीं करता कि हम क्यों मून से मतलब रखें, रोशनी तो आ रही सूरज से, ये कोई नहीं सोचता. लेकिन वो आ रही वहां से, फिर सूरज की रोशनी क्या उसकी अपनी ही है? अगर हम उसको खींचते जाएंगे चीजों के, तो वो उसके एक सर्टेन कॉम्बिनेशन, एक्सप्लोजन और वो जो खास किस्म की सिचुएशंस उस कॉस्मिक प्लेन पे बनी है, जिसने उसको एक्सेलरेट किया है, उन एक्सप्लोजन्स को, उस पर डिपेंड है. उन जाएंगे वो सिचुएशन कहीं किसी और चीज पे डिपेंड कर रही है. तो ओवरऑल एक वेब है. इंसान का माइंड भी ऐसा ही वेब है. तो इसलिए उसको उसमें उतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं. अभी क्या कर सकते हो वो करो.
और वो यूनिकनेस से इम्पैक्ट आएगा, जब आए तो उसको एंजॉय करो। डीप डाउन ये जान लो कि सब कनेक्टेड है और हम डूअर नहीं है, तो आदमी को शांति है। स्टार्स रहेंगे, जो मून है मून रहेगा, सन रहेगा, तुम रहोगे, हम रहेंगे, हमारा बॉडी माइंड अलग फंक्शन करेगा। लेकिन जैसे मून का बॉडी माइंड अगर हम माने तो यूनिक होने के बावजूद भी किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो हमारा बॉडी माइंड यूनिक होने के बावजूद भी किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन ओवरऑल जब डिस्प्ले की बात आएगी तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, वो कहाँ से आ रहा है, अभी तो यहीं से आ रहा है, तो अभी तो हमको यही बात करनी है। बुद्धा ने भी यही कहा कि तुमको अपना आचरण तो ठीक करना है, क्योंकि आचरण की बात तो आ रही है आपके अंदर, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप मिसबिहेव करिए, कुछ डिस्ट्रक्टिव चीज़ें करिए और फिर कहिए कि भाई हम तो डूअर हैं नहीं, हम तो करने वाले नहीं, तो हम तो ऐसा कर बैठे। लेकिन अगर आपके पास ये विचार भी चुनने का था कि ये चुने या वो चुने, तो आपके पास विचार था चुनने का, चुनने के बावजूद भी जो घटना होगी वो सोर्स से आएगी, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अभी जब चुनाव है तो चुनना बेहतर है। सो इट्स मोर लाइक कि चॉइसेस हमारे पास हमेशा रहेंगी या रहेंगी भी थ्रू आउट लाइफ, चॉइसेस हैं, और लेकिन जो पूरा एक सॉफ्टवेयर ड्रिवन चीजें चल रही हैं एंड वी आर जस्ट प्लेइंग आवर पार्ट। चॉइसेस डिपेंड ऑन चॉइसलेस सोर्स। चॉइसेस आर देयर, but the source that is choiceless, and from that choicelessness all choices are happening. Little bit confusing. It's nice. At the same time, ये भी पॉइंट आता है कि हमेशा जब भी हम कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली डीप डाउन तो लगेगा कि हम ही कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि कर तो मैं ही रहा हूँ। मेरे सामने चीज आ रही है, मेरे सामने फॉर एग्जाम्पल छोटी छोटी चीजें होती हैं, कोई राह चलते इंसान जैसे एक्सीडेंट ही हो जाए एंड वी स्टार्ट, हमने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, तो कहीं ना कहीं डीप डाउन आने लगता है कि अरे कितना अच्छा काम कर दिया। तो कर तो मैं रहा हूँ, उस वक्त मेरी नजर में मैं कर रहा हूँ, दुनिया की नजर में कर रहा हूँ, फिर वो कलेक्टिवली एक चीज आ जाती है कि हाँ मैं ही कर रहा हूँ। और वही सटल ईगो में, सटल मतलब एक हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कह रहे हैं हम, ईगो ही उसका नाम देंगे, ईगो आ जाता है। देन आई फील कि सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूँ। And at what point of time I start realizing, anybody for that reason might start realizing कि यार करने वाला तो मैं ही हूँ, इसमें कौन सा भगवान कौन सा प्रकट हो गया। और वहीं पे उसका डाउनफॉल भी होता है, वहीं पे उसका डाउनफॉल। So now when you are saying there is no doer, there is I am nowhere, उस पॉइंट पे अगर मैं उसको छोड़ दूँ ये सोच के कि करने वाला मैं नहीं तो कोई और तो उठा ही ले जाएगा उसको, that means I had a choice. So don't you think मैंने जब उस चॉइस को चूज करा कि मैं उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाऊं, तो I did a great service to the mankind. भाई देखो, उस समय तुम्हारे पास ये विकल्प पूरा आया, और इसमें दूसरी चीज ये है कि रोज अगर ये एक्सीडेंट की ही बात करो, हॉस्पिटल ले जाने की, तो ये अच्छा एग्जाम्पल ही होगा कि रोज सड़कों पे इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं। कुछ लोग ले जाते हैं किसी को हॉस्पिटल, कुछ लोग नहीं ले जाते। जो नहीं ले जाते उनकी कंडीशनिंग ना ले जाने वाली, वहीं पर नॉन डूअर आता है, अकर्ता जो है वहीं आता है। कुछ की कंडीशनिंग, सेंसिटिविटी, उनका थॉट प्रोसेस ऐसा कल्टीवेट हुआ है कि वो ले जाएंगे, वो देखेंगे तो वो रुक नहीं पाएंगे, वो मदद करेंगे। तो गहरे में देखा जाए वो इंडिविजुअल नहीं कर रहा है, वो एक वेव है जो इस शरीर मन से, इस बॉडी माइंड से खास तरह से रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो ये हेल्प करने वाले फॉर्म में यहाँ पर क्रिस्टलाइज हुई थी, और एक फॉर्म में वो नहीं क्रिस्टलाइज हुई थी तो वो निकल गया। ना इसमें कोई बुरा है ना कोई अच्छा है, अच्छे बुरे की बात नहीं इसमें है कि जो नहीं ले गया बहुत गलत इंसान है, जो ले गया वो बहुत अच्छा इंसान है। ये उसकी अपनी डिजाइन है, और डिजाइन्स बदल भी जाती हैं। ये भी आए दिन समाज में देखते हैं, जिसने कल वो नहीं किया था तो कल वो कर दिया, और जिसने कल दूसरा किया था तो अलग हरकत कर दी। तो टाइम टू टाइम चेंज हो रही हैं चीजें। तो अब हमारे अंदर से क्या उस समय वेव उठी, हम उसको रिफ्लेक्ट होने दें पूरी तरह, इतना ही है और कुछ है नहीं।
तो लोग जो ये टीचिंग भी देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, आज तक किसी ने नहीं किया, किसी की सुन के किसी ने कुछ नहीं किया। घर में माँ बाप समझाते रहे भाई ये करो, हर बच्चा कुछ अपने ढंग से करता है क्योंकि उसकी अपनी डिजाइन यूनिक है जो उसके सोर्स के थ्रू मैनिफेस्ट होकर उस तक आई है, तो अपने ढंग से करेगा। तो मैं इसमें कोई समस्या नहीं समझता कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन डूवर की घटना अगर देखोगे तो वो नहीं है, क्योंकि वो अगर होती तो हम सबको टीच कर देते और सबको एक लाइन पे ले आते। हम नहीं ला पाते क्योंकि वो इतने बॉडी माइंड में अलग अलग लेवल पे चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, तो वैसे ही हो रहा है। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आपको क्या कहना है इस इच्छा मृत्यु पर? देखिए, टॉपिक तो बड़ा संवेदनशील है और उस पर विचार भी बहुत ही क्रिटिकली और बहुत अवेयरनेस से होना चाहिए। अध्यात्म में मैंने इस पर बात बोली भी है, यूथनेशिया को भारत में ही केवल तीर्थंकर महावीर ने एक्सेप्ट किया। किसी की दुनिया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ऐसी किसी टॉपिक को भी एक्सेप्ट करे, अडॉप्ट करे। महावीर ने पहली बार पूरे सिस्टम के साथ अडॉप्ट किया, नाम दिया उसको संथारा। यानी कि कोई मॉन्क, कोई मुनि जो साधक है, वो कॉन्शियसली अपने चुनाव के साथ अपना शरीर छोड़ सकता है। फिर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी जब इसको माना तो कई शर्तें डाल दी, तो उन्होंने भी उसके लिए फिर कई शर्तें डाली कि पहली चीज कि कोई वजह होनी चाहिए और व्यक्ति पूरा सचेतन होना चाहिए चुनाव करने के लिए, दुखी नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। अब ये सबसे कठिन बात हो गई क्योंकि यूथनेशिया में तो व्यक्ति दुखी और निराशा में ही सोचेगा, तब उनका कहना है वो होगा आत्मघात, वो आत्महत्या होगी जब आप निराशा और दुख के कारण करेंगे। फिर मंतव्य ये था, उनका पूरा जो कंसेप्ट था ये था कि किसी को लगता है मेरे होने का पर्पस फिनिश्ड है, एक तो वो वजह, और किसी को ये लगता है कि अब शरीर हमारा बहुत कमज़ोर हो गया है और शरीर अब नहीं चल रहा है। ओल्ड मॉन्क्स ऐसे जो थे उनके लिए। और फिर धीरे धीरे भोजन छोड़ने की व्यवस्था थी। ऐसा नहीं कि एकदम से करने में तो सुसाइड होगी, क्योंकि उसमें यह है कि हमारे अंदर कोई अचानक वेव आई, कोई इम्पल्स आया और हमने किया। सुसाइड करने वाला व्यक्ति भी इम्पल्स में ही करता है, अगर वो इम्पल्स चली जाए फिर नहीं करता। तो उन्होंने ग्रेजुअल लिया कि आप धीरे धीरे फिर जो लाइफ गिविंग चीज़ें उनसे विड्रा होते जाइए, धीरे धीरे भोजन कम करिए, फिर धीरे धीरे पानी कम करिए। तो वो 3-4 महीने के वक्त में वो चीज़ हो जाती थी व्यक्ति की। और 3-4 महीने को अगर इस पर टिका हुआ है तो माना जाता था कि ये व्यक्ति अवेयर ही होगा और कॉन्फिडेंट होगा, पूरा सचेतन होगा। नहीं तो 3-4 महीने अपने इस विचार पे बने रहना बहुत मुश्किल है। अब ये बात अगर ऐसे न रखी जाए तब क्या है कि समाज में अपराध भी बढ़ेंगे, तमाम तरह की और विकृतियां बढ़ेंगी, घरों में लोग प्रॉपर्टी कब्जा करना चाहेंगे तो यूथनेशिया डिक्लेयर कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी को निगाह में रखा कि एक टर्मिनली इल पर्सन के लिए ही उसको स्वीकार किया जाएगा और एक पैनल बनेगा एक्सपर्ट्स का। वो पैनल पूरी जांच करेगा कि इसके बचने के कोई चांसेस नहीं है, तब जाकर वो जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम उसका हटा लिया जाएगा, परिवार की वो भी अनुमति से। तो वो सारी सिस्टम अब अभी एक तुमको पता है कि नहीं पता है कि चींटियों पे बड़ी शोध होती है, रिसर्च होती है। एक खास किस्म की चींटी पाई जाती है अफ्रीका के जंगल में। अभी मैंने उसके बारे में लेटेस्ट पढ़ा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझको। तो साइंटिस्ट ने उसको फिदाइन एंट नाम दिया है और उसका कुछ बायोलॉजिकल नेम कुछ समथिंग एक्सप्लोडेंस करके है। तो वो चींटी क्या होती है, अपने काम कर रही है, वर्किंग कर रही है, वर्कर वाले उसमें है, और सैनिक चींटी है, वॉरियर चींटी है। तो कोई अगर हमला करता है उनके उस पे ठिकाने पे तो वो लड़ाई भी लड़ती हैं, बचाव करती हैं। लेकिन उन चींटियों की बॉडी में कुछ ऐसा केमिकल डिज़ाइन है कि जब उनको लगता है कि अब नहीं बचेंगे
यानी कि जो आक्रमण हुआ है बाहरी जो भी जीव होगा उसके, और ये खत्म हो जाएगा सारा उनका ठिकाना। अब सोचे चींटियों की भी इंटेलिजेंस, इंसान समझता है अपने को बड़ा इंटेलिजेंट है, इंसान चींटी से कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये उसकी प्रॉब्लम में ज़्यादा समझता है। तो कहते हैं साइंटिस्ट ने देखा जब उसमें रिसर्च करी कि जब उसको पूरा रियलाइज हो जाता है उस ग्रुप को कि अब ये ठिकाना ख़त्म होगा, तो वो अपने को एक्सप्लोड कर लेती हैं। सारी चींटियाँ अपने को एक्सप्लोड कर देती हैं, उनके पेट में केमिकल है और वो एक्सप्लोड हो जाती हैं। और एक्सप्लोड होने में एक खास किस्म का चिपचिपा और पॉइजनस लिक्विड निकलता है जो चारों तरफ फैल जाता है। तो जो भी वहाँ आया होता है जीव, वो उसके लिए बहुत घातक हो जाता है। यानी कि जाते जाते भी वो अपने ठिकाने पे न घुसने की पूरी व्यवस्था कर जाती है एक चींटी। तो एक इंसान भी फाइट करता है आखिर तक, और वो चींटी भी किसी पॉइंट पे जाकर ये डिसाइड ही करती है कि अब वो पॉइंट आ गया है जब एक्सप्लोड होना है। तो ये नहीं है कि चलते चलते कभी भी एक्सप्लोड हो जा रही है। और ह्यूमन बीइंग चूंकि इतना इवॉल्व है, मैं समझता हूँ कंसेप्चुअली अगर देखा जाए तो उसमें सारे जीव और एनिमल सबकी पॉसिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए उस चींटी की भी जो पॉसिबिलिटी है या उसकी एनर्जी, उसका बॉडी माइंड पैटर्न, उसका जो वो इंसान के अंदर कहीं होगा, मतलब एक हाइपोथेसिस की तरह से। थॉट का कंसंट्रेट होना, क्रिस्टलाइज होना एक नॉर्मल इंसान के लिए भी इजी है कि कितना टफ है, या हमने टफ बना के रखा? देखिए पहली चीज़ तो मुझे लगती है हर इंसान नॉर्मल है, हमने लोगों को एबनॉर्मल बना रखा है। हमने समाज को बड़ा नॉर्मली एबनॉर्मल एडजस्ट कर रखा है, सारी एबनॉर्मल लिविंग को हमने एक्सेप्ट कर रखा है। तो हमको चीज़ें बड़ी मुश्किल लगती हैं, लेकिन जो चीज़ें तुम देखो जानवरों के लिए, कीट पतंगों के लिए आसान है, वो आदमी के लिए मुश्किल क्यों होनी चाहिए? उसके लिए भी आसान होनी चाहिए कायदे से, क्योंकि उसका सिस्टम तो ज़्यादा इवॉल्व है। तो नॉर्मल इंसान के लिए सब चीज़ें एक्सेसिबल हैं। थॉट पावर भी एक्सेसिबल सबके लिए बराबर है। एक बच्चा शुरू में देखिए जब होता है तो वो पूरा थॉट पावर से गवर्नड होता है और सब चीज़ें उसके हिसाब से भी हो रही होती हैं, सब ठीक हो रहा होता है। लेकिन जब उसके अंदर साल 2 साल में ईगो एंटर करता है और एक सेपरेटनेस का भाव आता है जो सोसाइटी के थ्रू आता है, और जब उसके अंदर मेरा विचार करके कोई चीज़ पैदा होती है कि ये मैं सोच रहा हूँ, मेरा विचार, बस उसी दिन से वो विचार की जो शक्ति है, ताकत, उससे अलग हो जाता है। जब तक उसके अंदर ये नहीं आया होता है कि ये मेरा विचार है, तब तक वो विचार की शक्ति से जुड़ा होता है। और वो विचार की शक्ति है कि उसके शरीर को भोजन चाहिए सरवाइव होने के लिए। नेचर माँ के शरीर में दूध दे देता है, मतलब व्हाट अ मिस्ट्री। भी बच्चे को भोजन चाहिए, उतनी ही रिक्वायरमेंट उसकी है। एक एंटिटी उसके सामने है, नेचर ने भोजन का इंतजाम कर दिया उसके खाने पीने का, तो उसको तो कुछ सोचना ही नहीं, क्योंकि इस समय तो उसके बॉडी माइंड से केवल रिक्वायरमेंट उठ रही है और नेचर उसको फुलफिल करेगी, क्योंकि वो थॉट के सोर्स से कनेक्टेड है। लेकिन जिस दिन उसको आता है मेरा विचार या मेरी माँ, मेरा भोजन, मेरा खाना, फिर मिलना मुश्किल होने लगता है, फिर उसको ढूंढना पड़ता है। तो यही थॉट के सोर्स में हर इंसान को एक्सेसिबल है। लेकिन अगर क्या है कि वो इस चीज़ को हटा पाए कि मेरा विचार और तुम्हारा विचार, और फिर वो बैठे, तो वो सोर्स से कनेक्टेड होगा उस समय थॉट के, और उस समय अगर वो किसी भी थॉट को पुल कर ले उस सोर्स से, तो वो उतना ही क्रिस्टलाइज और पावरफुल हो जाएगा। ये चीज़